नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि बीएड के कोर्स के लिए होगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। जिसमें पेपर 5 जो होता है, पेपर 5 आपका जो निकल के आता है उसके लिए आपके लिए निकल के आता है। इसमें बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहा जाता है। यहाँ पर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल्स द मीनिंग, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। यानी सब्जेक्ट और डिसिप्लिन दोनों चीज के ये मीनिंग, नेचर, पर्पस एंड स्कोप को बारीकी से समझते हुए इस वीडियो में चलेंगे और शुरू से समझते चलेंगे। सबसे पहले हम आपको सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, इन सारे चीजों के बारे में। उसके बाद आपका डिसिप्लिन के बारे में पॉइंट वाइज सारा जानकारी होगा, पॉइंट वाइज उसको डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। कृपया करके आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आपको पूरी तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब समझ में आएगा अच्छे तरीके से। और वीडियो अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब तो किए ही होंगे आप, तब जाके आप मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे शो करेगा, देख सकते हैं, मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब कि विषय का अर्थ। हिंदी में समझ लें तो विषय का अर्थ क्या होता है, यानी सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो कहा जाता है यहाँ पर कि अ सब्जेक्ट रेफर टू ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज और स्टडी विद इन अ लार्जर एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क। कहा जाता है कि एक विषय एक बड़े शैक्षिक या बौद्धिक ढांचे के भीतर ज्ञान का अध्ययन के एक विशिष्ट क्षेत्र को संदर्भित करता है, उस बात को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। आगे इस लाइन में और लिखा गया है कि सब्जेक्ट आर डिफाइंड बाय देयर कंटेंट, टॉपिक एंड सब्जेक्ट मैटर दे कवर। इन सभी चीजों को, किन सभी चीजों को, कंटेंट, टॉपिक को एंड सब्जेक्ट मैटर को, इन सभी चीजों के साथ जब फ्रेमवर्क के साथ इनको कंबाइंड किया जाता है, तब जाके सब्जेक्ट का मीनिंग निकल के आता है, सब्जेक्ट का अर्थ निकल के आता है। इसी बात को देखते हैं तो विषय को उनकी सामग्री, विषय और उनके द्वारा कवर किए जाने वाली विषय वस्तु से परिभाषित किया जाता है। यानी कह लें कि दे सर्व एज अ वे टू कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल पर्पस। जब हम किसी भी नॉलेज को, किसी भी ज्ञान को जब हम क्या कर लेते हैं कि कैटेगराइज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसे संगठित या व्यवस्थित कर लेते हैं, तब जाके हमें एक प्रकार का सब्जेक्ट निकल के आता है। जैसे फिजिक्स में हम देख लें, तो फिजिक्स टाइप के जो नॉलेज होंगे, जो भौतिकी नॉलेज होगा, भौतिक टाइप से जो नॉलेज होगा, तो उन सभी चीजों को एक कैटेगराइज करके भौतिक के सब्जेक्ट में रखा जाता है। तो उन्हीं सब चीजों को कहते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट कहते हैं, और उसी के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे कहता है कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी विषय की प्रकृति क्या होनी चाहिए, विषय का नेचर कैसा होना चाहिए। कहते हैं ना, किसी मनुष्य का नेचर कैसा है, इस बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं कि विषय का नेचर कैसा होना चाहिए, किसी भी विषय का, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, या फिर इतिहास हो, भूगोल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनकी नेचर कैसा होना चाहिए। सबसे पहला नेचर देखें तो आपके स्क्रीन पे डाइवर्सिटी कहता है, यानी कि विविधता, यानी सब्जेक्ट में विविधता होनी जरूरी होती है। इसी बात को डिस्क्राइब करा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। मैं पढ़ देता हूं एक बार कि सब्जेक्ट कैन वेरी वाइडली इन टर्म ऑफ कंटेंट एंड स्कोप। दे encompass a vast array of topics from mathematics and science to literature, हिस्ट्री एंड द आर्ट। यानी आर्ट जो सब्जेक्ट है, मेन तौर पे डिसिप्लिन कह लें आर्ट को, तो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो आर्ट में आता है, और साइंस का जो है पार्ट होता है आपका, मैथमेटिक्स पार्ट साइंस का होता है। लिटरेचर में आपका अलग लिटरेचर होता है, साइंस लिटरेचर से भी रिलेटेड होता है। इसी बात को यहाँ पर जब हम देखते हैं कि विविधता की बात करी गई, तो क्यों करी गई विविधता के बाद सब्जेक्ट में, कि विषय, सामग्री और दायरे के संदर्भ में व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है। इनमें गणित और विज्ञान से लेकर साहित्य तक, और विषय और इतिहास और कला तक विषयों की विस्तृत श्रृंखला शामिल करी जाती है। तब जाके ये एक प्रकार का विविधता को डिफाइन करता है, जो कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पे लंबा चौड़ा देख सकते हैं, इंटरकनेक्ट
इंटरकनेक्टेडेंस, इंटरकनेक्टेडेंस इसे हिंदी में समझ ले तो परस्पर संबद्धता कहते हैं। और इसी के बारे में जब हम समझते हैं कि एक दूसरा सब्जेक्ट जो होता है एक दूसरे से जुड़ा होता है, उसके जो सिद्धांत होते हैं, उसके जो अवधारणा होती है, वो सभी आपस में जुड़े होते हैं। जैसे के तौर पे आप देखेंगे तो फिजिक्स और गणित जो देखेंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिजिक्स और गणित के बहुत सारे ऐसे अवधारणा, ऐसे सिद्धांत है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप देखेंगे न्यूटन्स के लॉ उसमें भी है, न्यूटन्स के लॉ इसमें भी है। कई सारे ऐसे चीज हैं जो आपको दोनों से एक दूसरे से मिले जुले लगेंगे, मिले जुले रहते हैं। इसी बात को कहते हैं कि सब्जेक्ट आर ऑफ्टन इंटरकनेक्टेड from for example subject like physics and mathematics are closely related and share principle and concept को शेयर करते हैं एक दूसरे में, इसी बात को कहा जा रहा है। तीसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पे इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यानी कि कहते हैं विकास। विकास, जब सब्जेक्ट का विकास होता है या फिर होना चाहिए, सब्जेक्ट के नेचर है कि वह अपने आप को विकसित करे, विकास करे अपने आप में, तो इस बात को जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि subject evolve over the time as new knowledge is discovered and our understanding of the world advance। यानी कि कहते हैं कि जैसे जैसे ज्ञान की खोज होती है और दुनिया के बारे में हमारी समझ बढ़ती है, तो समय के साथ विकसित भी होते हैं, जो कि विकसित होते हैं, क्या विकसित होते हैं, सब्जेक्ट विकसित होते हैं, इंसान विकसित होते हैं नॉलेज के साथ। इसी बात को आगे भी लिखा गया है, दे अडॉप्ट टू इनकरप्ट न्यू इंफॉर्मेशन एंड डिस्कवरीज। कहते हैं कि वे नई जानकारी और नई खोजें जो शामिल करने के लिए अनुकूलित होती है, जो हम उस नई जानकारी, नई खोजों को जब सब्जेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको अनुकूल बनाते हैं सब्जेक्ट को, कि ये जानकारी भी अब इसमें शामिल करी जाती है। आप देखते होंगे एनसीटीई के थ्रू बार बार क्या होता है, तो सब्जेक्ट में बदलाव होते रहते हैं, करिकुलम में बदलाव होते रहते हैं, फ्रेमवर्क में बदलाव होते रहते हैं, वो नई नई तरीके के खोज किए जाने पर ही इस चीज को बदलाव किया जाता है। ये सब्जेक्ट का नेचर है, इस बात को हम समझेंगे। और आपका चौथा नंबर ऑप्शन है, चौथा नंबर जो पॉइंट है, कहता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन यानी कि कह लें कि विशेषज्ञता भी विषय में होनी बहुत ही जरूरी होती है, तब जाके कोई एक सब्जेक्ट परिपूर्ण होता है। जब इन चारों पॉइंट को एक साथ कंबाइंड कर दिया जाता है, तब जाके कोई भी सब्जेक्ट एक परिपूर्ण रूप से सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है स्पेशलाइजेशन के बारे में कि विद इन सब्जेक्ट देयर मेनी बी फर्दर स्पेशलाइजेशन इनटू सब डिसिप्लिन। फॉर इंस्टेंस बायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स एंड क्या कहते हैं उसको, बायोमोलिक्यूल्स, और बहुत सारे ऐसे साइंस के बारे में आपको वो डिवाइड कर दिया जाता है बायोलॉजी को ही। तो इन सभी चीजों को यहाँ पर विशेषज्ञता के रूप में डिवाइड किया जाता है कि विषय के अंदर, किस विषय के अंदर उसके उप विषय को बना दिया जाता है, तो वह एक प्रकार की विशेषज्ञता बनाता है उस विषय के बारे में। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि उप विषय में और भी विशेषज्ञता हो सकती है। उदाहरण के लिए जब हम जीव विज्ञान को वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र या आनुवंशिकी के रूप में विभाजित कर देते हैं, तो उसकी विशेषज्ञता अलग अलग डिफाइन हो जाती है, और उस विशेषज्ञता को लेकर के आगे जब पढ़ाई करते हैं तो वह एक प्रकार का विशिष्टता कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पे देखिएगा यहाँ पर पर्पस ऑफ सब्जेक्ट, यानी पर्पस क्या है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है, इस बारे में यहाँ समझेंगे। उद्देश्य के बारे में, सब्जेक्ट के उद्देश्य के बारे में, कि कोई भी सब्जेक्ट जो लाया जाता है उसकी मेन उद्देश्य क्या हो सकते हैं, इन सभी पॉइंट को। पहला पॉइंट आपका स्क्रीन पे, ऑर्गेनाइज द नॉलेज। नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, नॉलेज का एक ज्ञान का संगठन बनाने के लिए, एक तरीके से ज्ञान को संग्रह करने के लिए जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट को लाया जाता है उस विषय में। यहाँ पर कहा जाता है कि सब्जेक्ट्स प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे टू ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज नॉलेज, मेकिंग द इजियर फॉर एडुकेटर एंड लर्नर। एडुकेटर, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब स्ट्रक्चर्ड कर लेते हैं, किसी भी नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, या फिर उसको क्या कर लेते हैं कि कैटेगराइज कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो नॉलेज को इस तरीके से हम रख लेते हैं तो वह एक प्रकार का सब्जेक्ट का रूप ले लेता है, और सब्जेक्ट को हम इसी रूप में यूज करना जानते हैं और यूज करते हैं। इस बात को हिंदी में देखें तो विषय ज्ञान को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने का एक संचारित तरीका प्रदान करते हैं,
जिससे क्या होता है शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए जानकारी तक पहुंचना और समझना आसान हो जाता है। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है पर्पस ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। दूसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पे कहता है पर्पस ऑफ सब्जेक्ट के बारे में कि इसका एजुकेशन कैसे होता है, यानी कि सब्जेक्ट आर द बेसिस ऑफ एजुकेशनल करिकुला कहने का मतलब यहाँ पर पाठ्यक्रम होगा, समझ सकते हैं इस बात को। सब्जेक्ट आर द बेसिस ऑफ एजुकेशनल करिकुला द हेल्प्स स्टूडेंट्स डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस डोमेन्स ऑफ नॉलेज। कहते हैं विषय शैक्षिक पाठ्यक्रम के आधार है। विषय क्या है, तो एक शैक्षिक पाठ्यक्रम का जो है आधार है। वे छात्रों को ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक समझ विकसित करने में मदद करती है। इस बात को डिफाइन करता है यहाँ पर। जब हम सब्जेक्ट को शिक्षा के रूप में यूज कर रहे होते हैं, तो शिक्षा के लिए यूज कर रहे होते हैं तो, या फिर एजुकेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं तो, यानी देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर स्क्रीन पे आपके कि रिसर्च यानी कहने का मतलब अनुसंधान, यानी सब्जेक्ट गाइड रिसर्च एफर्ट्स बाय डिफाइनिंग द बाउंड्रीज एंड फोकस एरिया फॉर एकेडमिक इंक्वायरी। कहते हैं अनुसंधान विषय अकादमिक जांच के लिए सीमाओं और फोकस क्षेत्रों को परिभाषित करके अनुसंधान प्रयासों का मार्गदर्शन करते हैं। तो इन सभी बातों को जब हम देखते हैं तो यह पर्पस हो जाता है, यह उद्देश्य हो जाता है सब्जेक्ट का कि वह एक अनुसंधान को मदद करे, अनुसंधान का मार्गदर्शन करे, अनुसंधान के क्षेत्रों का फोकस करे, अनुसंधान को परिभाषित करे। तो इन सभी चीजों को जब करने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसी न किसी सब्जेक्ट को, तो ये बात यहाँ पर निकल के आता है। चौथा पॉइंट जो लास्ट पॉइंट होगा यहाँ देख सकते हैं पर्पस ऑफ सब्जेक्ट का। कहते हैं कम्युनिकेशन यानी संचार, एक दूसरे में कम्युनिकेट करना, यानी सब्जेक्ट फैसिलिटी कम्युनिकेशन विद इन एकेडमिक कम्युनिटीज enabling expert to share information and collaborate effectively। कहते हैं विषय अकादमिक समुदाय के भीतर संचार की सुविधा प्रदान करती है, जिससे क्या होता है तो विशेषज्ञ जानकारी साझा करने और विशिष्ट जानकारी साझा करने और प्रभावी ढंग से सहयोग करने में सक्षम बनाते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं तो एक दूसरे के सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स के कंसेप्ट और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट कंसेप्ट दोनों को जब हम एक तरीके से संचार करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, कोलैबोरेट होते हैं, तो एक नई प्रकार की जानकारी, नई प्रकार की कंसेप्ट निकल के आता है, जो हम इस कंसेप्ट को बनाने के लिए सब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे आप कह ले मैथमेटिक्स का मैंने यूज किया और फिजिक्स का यूज किया, दोनों के कंसेप्ट को यूज करके मैं जब रियल कंसेप्ट को समझते हैं तो इस बात को भी यहाँ पर कम्युनिकेशन के रूप में देखा जाता है, कम्युनिकेट करने के रूप में देखा जाता है। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे स्कोप ऑफ सब्जेक्ट, यानी स्कोप कहाँ है, इसके क्षेत्र कह ले तो कहाँ है स्कोप, मतलब कहाँ इसका स्कोप है सब्जेक्ट का। तो देख सकते हैं पहला आपके स्क्रीन पे पॉइंट है एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन में हमें इसका स्कोप दिखता है, कैसे दिखता है तो सब्जेक्ट ऑफ टेन कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ 10 फ्रॉम द बेसिस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री। कहते हैं शैक्षिक अनुसंधान के बारे में कि विषय अक्सर शैक्षिक विषयों का अध्ययन के क्षेत्रों का आधार बनते हैं। उदाहरण के लिए जब देखें तो रसायन विज्ञान का विषय रसायन विज्ञान के शैक्षणिक अनुसंधान का एक मूलभूत हिस्सा के रूप में उभर के आता है, जिसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र डिसिप्लिन में कहते हैं जब रसायन विज्ञान के बारे में समझ रहे होते हैं वास्ट रूप में, तो ये शैक्षणिक अनुसंधान के रूप में भी यहाँ निकल के आता है निश्चित ही रूप से। आगे बढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पे क्रॉस डिसिप्लिनरी एरिया। ये 2-3 पॉइंट देख सकते हैं, क्रॉस डिसिप्लिनरी, अप्लाइड एरियाज और इवेंटरी स्कोप। ये इवेल्युएंसरी स्कोप जैसे कहते हैं, तो ये तीनों पॉइंट आपको टिप्पणी भी लिखने के लिए बोल सकता है 2-2, 2.5, 3-3 नंबर में। तो आप देखेंगे इस बात को ध्यान से आप देख लेंगे। और परीक्षा में अगर लिखते हैं तो कुछ इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके अगर आप लिखते हैं तो वो बेहद ही एफोर्डेबल मतलब दमदार एक आंसर हो जाता है।
एग्जामिनर के नजर में। यहाँ देखें तो क्रॉस डिसिप्लिनरी एरियाज के बारे में जानते हैं कि फ्रॉम सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरमेंटल साइंस मे बी ड्रॉ from the multiple discipline to address complex real to world issue। रियल वर्ल्ड इशू मतलब रियल वर्ल्ड में जो इश्यूज है उन सभी चीजों को लेकर के जो इन्वायरमेंटल साइंस में इसको कवर कर लिया जाता है, इसी बात को कहा जाता है कि अंतर अनुसंधानात्मक क्षेत्र कहा जाता है। अंतर अनुसंधानात्मक क्षेत्र कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर कि कुछ कुछ विषय जैसे पर्यावरण विज्ञान में जटिल वास्तविक दुनिया के मुद्दों को संबोधित या संबंधित करने के लिए कई विषयों से आकर्षित हो जाता है। तो इसी बात को हम क्या कहते हैं, क्रॉस डिसिप्लिनरी एरियाज कहते हैं। यानी क्रॉस डिसिप्लिनरी, क्रॉस से ही समझ लीजिए कि हम अपने एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। जो हमारा डिसिप्लिन का, जो हमारा सब्जेक्ट का एरिया है, जो बाउंड्री है, जैसे पर्यावरण विज्ञान है तो पर्यावरण से रिलेटेड हम देखेंगे, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, दुनिया के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। तो इसी बात को जब शामिल कर लिया जाता है, उसी चीज को कहा जाता है आपका क्रॉस डिसिप्लिनरी। क्या कहा जाता है, क्रॉस डिसिप्लिनरी। तीसरा नंबर पॉइंट आपके स्क्रीन पे अप्लाइड एरियाज। अप्लाइड एरिया कहने का मतलब व्यवहारिक क्षेत्र। व्यवहारिक क्षेत्र कहने का मतलब कि सब्जेक्ट कैन हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। मतलब जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात कर रहे होते हैं सब्जेक्ट के संदर्भ में, तब जाके हमें अप्लाइड एरिया के बारे में पता चलता है। और कहता है फॉर इंस्टेंस नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कंप्यूटर साइंस के बारे में जब बात करिएगा तो यहाँ पर सिर्फ आपको प्रैक्टिकल ही काम है। यहाँ पर थ्योरेटिकल कोई काम नहीं है। आपको काम करने आता है कंप्यूटर पे तो आता है, समझ रहे हैं इस बात को। तो ये चीज कंप्यूटर साइंस में रिलेटेड आता है। आपका अप्लाइड एरिया इज अप्लाइड इन वेरियस इंडस्ट्रीज फ्रॉम द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डेटा एनालिसिस के बारे में। जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे तब जाके डेवलप होगा, यानी फिजिकली जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब जाके होगा, डेटा एनालिसिस करेंगे तब होगा, यानी मतलब फिजिकली रूप से हमें करना होता है। इसीलिए यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करा जा रहा है कि विषयों के व्यवहारिक अनुप्रयोग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब कंप्यूटर विज्ञान विषय का ज्ञान सॉफ्टवेयर विकास करने से लेकर डाटा विश्लेषण तक विभिन्न उपयोगों को लागू किया जा सकता है, इस बात को कहा जाता है। यहाँ पर चौथा पॉइंट आपके स्क्रीन पे इवेल्युएंटरी स्कोप। कहते हैं सब्जेक्ट कंटिन्यू टू इन्वॉल्व एज न्यू नॉलेज इमर्ज। जब हम न्यू नॉलेज को क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट में मर्ज कर देते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं, समाहित कर लेते हैं, तो हम जाके यहाँ पर एक चीज कह रहे होते हैं कि विकासवादी दायरा इसका अच्छा है, विकासवादी दायरा में रख रहे हैं हम इनको। For example, the subject of artificial intelligence has expanded significantly with advancement of technology। जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसमें इंटेलिजेंस, हाँ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर लेना एक विकासवादी दायरा को बढ़ाता है। जैसे कि नया ज्ञान को सामने आता है, जब नया ज्ञान कोई सामने आता है तो विषय विकसित होते रहते हैं। और उदाहरण के लिए जब देखें तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल कर लिया जाता है, रोबोटिक्स को शामिल कर लिया जाता है, कई सारे ऐसे चीज को शामिल कर लिया जाता है जो उन सब्जेक्ट में पहले नहीं था, अब आ गया है। तो इन सभी चीजों को कहते हैं विकासवादी दायरा को बढ़ाना या फिर विकासवादी दायरा कहते हैं। ये आपका सब्जेक्ट ऑफ स्कोप था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक आता है आपका मस्ट जो है कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। अब कहते हैं सबसे पहले आप देखे होंगे बीएड में कि डिसिप्लिन में आप पहले समझते आए होंगे कि डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, अनुशासन होता है, जो अनुशासन में रहना पड़ता है, किसी के साथ मतलब नहीं इस तरीके से नहीं बोलना पड़ता, मतलब सोच समझ के बोलना पड़ता है बड़े के पास। ये चीज आप समझ रहे थे इससे पहले, लेकिन यहाँ एक नया शब्द आ गया आपके सामने में कि मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन। ये अब पहला शब्द आप समझ रहे होंगे इस बात को कि मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में समझते आइए। यह डिसिप्लिन रेफर्स टू a specific field of study or knowledge categorized by its own the theories, methodologies and standard. Discipline are more specialized and focused than subject are represent a deeper level expertise,
डीपर लेवल एक्सपर्टाइज कहते हैं जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में किस चीज को समझते हैं, उसके कैरेक्टराइज करते हैं, ऑन कैरेक्टराइज थ्योरीज को, मेथोलॉजीज को, स्टैंडर्ड को, इन सभी चीजों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं या समझते हैं तो ये अपर लेवल में होता है, हायर लेवल में होता है, डीप लेवल में होता है। डिसिप्लिन आर स्पेशलाइज करता है एंड द फोकस ऑफ सब्जेक्ट द रिप्रेजेंट ऑफ डीपर लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज। कहते हैं कि एक अनुशासन अध्ययन या ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र को संदर्भित करता है या जो अपने स्वयं के सिद्धांतों, पद्धतियों और मानकों द्वारा विशेषता है, जो मानकों द्वारा क्या है तो विशेषता है, अनुशासन विषयों की तुलना में अधिक विशिष्ट। अनुशासन क्या है, ये अपने विषय की तुलना में अधिक विशिष्ट और केंद्रित है और विशेषज्ञता को गहरे स्तर तक प्रतिनिधित्व करती है, गहरे स्तर तक सीखने को कहता है। जब हम गहरे स्तर पर सीखते हैं तब हम आप वहां पर क्या होते हैं तो डिसिप्लिन को सीख रहे होते हैं, डिसिप्लिन का अनुभव ले रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। ये अपर लेवल में होता है। आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं नेचर ऑफ डिसिप्लिन। जैसे आप डिसिप्लिन के बारे में एक बात और मैं बताते चलूं कि जो कि आप मैट्रिक से नीचे यानी मैट्रिकुलेशन से जब नीचे पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर आपका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, 5 के 5 जैसे सब्जेक्ट होते हैं, साइंस मैथ होते हैं और एसएसटी होते हैं, संस्कृत लैंग्वेज होते हैं, हिंदी लैंग्वेज होते हैं, इस तरीके से सब्जेक्ट आते हैं। जब आप इंटरमीडिएट में आते हैं 12वीं में या फिर 11वीं में जब एडमिशन लेते हैं कॉलेज लेवल में, तो आप कॉलेज लेवल में देखते होंगे कि यहाँ पर पार्ट अलग अलग हो गया, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, इस तरीके के पार्ट हो गए। तो ये पार्ट क्या है, आर्ट क्या है, साइंस क्या है और ये आपका आर्ट, साइंस और उसके बाद कॉमर्स क्या है, तो इन सभी चीजों को अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दिया गया, इन सभी सब्जेक्ट को एक कैटेगराइज कर दिया जाता है। वही चीज आपका जो आर्ट है, जो साइंस है, जो कॉमर्स है, ये डिसिप्लिन कहलाता है। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि डिसिप्लिन होता क्या है। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये पॉइंट है आपका नेचर ऑफ डिसिप्लिन से निकल के आता है पहला पॉइंट की डेप्थ ऑफ स्टडी। डेप्थ ऑफ स्टडी की बात करते हैं तब हम नेचर ऑफ डिसिप्लिन की बात कर रहे होते हैं, डिसिप्लिन की बात कर रहे होते हैं कि डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स द डेप्थ स्टडी, इन डेप्थ स्टडी एंड स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज। कहते हैं कि अध्ययन की गहराई, अनुशासन में ज्ञान के किसी विशेष क्षेत्र में गहन अध्ययन और विशेषज्ञता शामिल होती है, तब जाके डेप्थ ऑफ स्टडी कहा जाता है, तब जाके एक डिसिप्लिन की अध्ययन कहलाता है। समझ रहे बात को। यहाँ देखेंगे दूसरा नंबर पॉइंट कहता है रीगर यानी कि कठोरता, रीगर यानी कठोरता। डिसिप्लिन अधेर टू रिगर्स स्टैंडर्ड्स ऑफ रिसर्च मेथोलॉजीज देख सकते हैं। उसके बाद एंड स्कॉलरी इंक्वायरी, इसी को बात में कहते हैं हिंदी में बात में तो देखें तो अनुशासन, अनुसंधान कार्य प्रणाली और विविधता पूर्ण पूछताछ से कठोर मानकों का पालन करते हैं, तो यह कठोरता को दिखाता है। डिसिप्लिन क्या डिसिप्लिन के कठोरता को दिखलाता है। किस चीज को दिखलाता है? डिसिप्लिन के कठोरता को दिखलाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, तो रीगर्स यानी स्टैंडर्ड्स ऑफ रीगर्स, रिसर्च के बारे में, मेथोलॉजी के बारे में, स्कॉलरली के बारे में, तो ये चीज आपके अनुशासन की कठोरता को दर्शाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर में आपके स्क्रीन पे, 3 नंबर में जो कि आपके स्क्रीन पे कहता है कि डिस्टिंक्टनेस यानी कि कहते हैं विशिष्टता। क्या कहते हैं? विशिष्टता। किस तरीके से होता है? इच डिसिप्लिन हैज इट ऑन यूनिक मेथड, टर्मिनोलॉजी एंड अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। आप गौर किए होंगे टीचिंग एंड लर्निंग सब्जेक्ट में आर्ट सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए लेक्चरल मेथड का यूज किया जाता है, मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज किया जाता है और साइंस को पढ़ाने के लिए किस चीज का? प्रोजेक्ट मेथड का यूज किया जाता है। बेहतर ही मुख्य तौर पे देखें तो आपको ये 3 जो मैंने बताया, आर्ट के लिए व्याख्यान विधि बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद ही अच्छा होता है। हाँ, साइंस के लिए देखें तो प्रोजेक्ट मेथड बहुत ही अच्छा माना जाता है और मैथमेटिक्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अच्छा माना जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया कि विशिष्टता पर काम करता है ये,
ये जो आपका डिसिप्लिन है यह एक विशिष्टता पर काम करता है। ये इसका जो पढ़ने का समझने का जो एक विधि होता है वह एक क्या होता है, अनूठी होता है, यूनिक होता है। इसका मेथड क्या होता है, यूनिक होता है। टर्मिनोलॉजी क्या होता है, यूनिक होता है। टर्मिनोलॉजी एंड प्रोसेस क्या होते हैं, यूनिक होता है। अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड क्या होता है, इन सभी चीजों को समझने के लिए, सांसारिक चीजों को समझने के लिए आपका इसका दृष्टिकोण, इसका जो कह ले विधि, ये सारे कुछ अलग होते हैं। ठीक है, ये चौथा पॉइंट देखेंगे आपका है इंटरडिसिप्लिनरी। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपको बार बार टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा सकता है या फिर एक नंबरी में भी पूछा जा सकता है 1 नंबर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव तौर पे। तो यहाँ इस बात को ध्यान देंगे, इस लाइन को दे दिया जाएगा और ये पूछ दिया जाएगा कि यह चीज किससे संबंधित हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको अंतर विषय या फिर इंटरडिसिप्लिनरी दिया जा सकता है। तो इस बात को समझते हैं कि डिसिप्लिन कैन देख सकते हैं, डिसिप्लिन्स कैन इंटरसेक्ट देख सकते हैं, डिसिप्लिन कैन इंटरसेक्ट द एंड कोलैबोरेट विद अदर डिसिप्लिन्स टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स इश्यूज। कहते हैं अंतः विषय के रूप में जब बात करते हैं नेचर के बारे में, डिसिप्लिन के नेचर के बारे में, तो जटिल मुद्दों को संबोधित करने के लिए अनुशासन अन्य विषय के साथ जुड़ सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे एक चीज कि जब आप साइंस रखते हैं तो उसमें आपको मैं इंटर की बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ। जब आप साइंस रखते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स भी होता है, फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, बायो भी होता है, और क्या होता है, तो वहां पर आप देखे होंगे लैंग्वेज का भी कुछ सब्जेक्ट होता है। तो यही चीज को यहाँ पर दर्शाता है कि इंटरडिसिप्लिनरी होता है, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अंतः संबंधित के जो मुद्दे होते हैं, विषय के जो मुद्दे होते हैं, डिसिप्लिन के अलग अलग डिसिप्लिन के अलग अलग मुद्दे होते हैं, वह अंतः रूप से संबंधित होते हैं एक दूसरे से। इसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे देखेंगे, आगे है आपका पर्पस ऑफ डिसिप्लिन। पर्पस ऑफ डिसिप्लिन क्या है, तो देख सकते हैं पहला नंबर पॉइंट आप क्या है कि एक्सपर्टाइज के लिए हमें पर्पस होता है किस चीज का, तो डिसिप्लिन का पर्पस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे डिसिप्लिन कल्टिवेट डिसिप्लिन्स कल्टिवेट एक्सपर्टाइज इन ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी allowing scholars to कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज के लिए। यहाँ पर देखिए विशेषज्ञता अनुशासन अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र को विशेषज्ञता पैदा करता है, जिससे हम क्या करते हैं, विद्वानों को ज्ञान की उन्नति में योगदान करने की अनुमति मिलती है। जब इस चीज को हम समझते हैं, विशेषज्ञता को जब समझते हैं, एक्सपर्टाइज को जब समझने की बात आती है, हमें किस चीज की पर्पस होती है, किस चीज का पर्पस होता है, वो एक्सपर्टाइज करने के लिए डिसिप्लिन का पर्पस होता है। दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी डिसिप्लिन प्रोवाइड टूल्स एंड फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विदिन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। कहते हैं समस्या समाधान अनुशासन अपने संबंधित डोमेन के भीतर जटिल समस्याओं के समाधान के लिए उपकरण और रूपरेखा प्रदान करते हैं। तो यह एक समस्या समाधान से संबंधित पॉइंट निकल के आता है जो कि डिफाइन कर रहा होता है पर्पस ऑफ डिसिप्लिन को। तीसरा नंबर पॉइंट आपके स्क्रीन पे एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। जब एडवांसमेंट नॉलेज की बात करते हैं तो हमें पर्पस होता है डिसिप्लिन का उपयोग कर रहे होते हैं, पर्पस होता है डिसिप्लिन का। तो यहाँ पर देखें कि डिसिप्लिन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ डिफरेंसमेंट ऑफ नॉलेज थ्रू रिसर्च एंड स्कॉलरशिप। कहते हैं ज्ञान की उन्नति, अनुशासन, अनुसंधान और छात्रवृत्ति के माध्यम से ज्ञान की वृद्धि, क्या कहते हैं, ज्ञान की वृद्धि और परिशोधन में योगदान देता है। यानी ज्ञान को जब हम उन्नति देते हैं, ज्ञान को जब उन्नत कर रहे होते हैं तो हमें क्या होता है, तो अनुसंधान करने के लिए छात्रवृत्ति का हमें आवश्यकता होती है, जो कि डिसिप्लिन में ही जाकर के हम लोग को प्राप्त होता है। तो इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। मतलब जो है कि छात्रवृत्ति के लिए भी, ज्ञान की उन्नति प्राप्त करने के लिए हमें डिसिप्लिन की जरूरत होती है। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर आपके स्क्रीन पे कि एजुकेशन
एडुकेशन यानी शिक्षा, शिक्षा के लिए हम डिसिप्लिन का किस तरीके से यूज करते हैं। तो डिसिप्लिन फॉर्म द बेसिस फॉर द एडवांस्ड एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लीडिंग टू स्पेशलाइज्ड करियर। कहते हैं अनुशासन उन्नत शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षा का आधार बनाता है जो विशिष्ट कैरियर की ओर ले जाता है, जो कि एक विशिष्ट कैरियर की ओर ले जाता है। मान के चलिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, तो विज्ञान पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, और विज्ञान से रिलेटेड जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो यहाँ पर हम मान के चलिए यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ लिया, केमिस्ट्री ऑनर्स किया, तो केमिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद आप केमिस्ट बन सकते हैं, और फिजिक्स ऑनर्स किए तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम बात कर रहे होते हैं, जब विशिष्टता की बात कर रहे होते हैं शिक्षा में, तब जाके हमें एजुकेशन की भी बात करनी होती है डिसिप्लिन से लेकर के। आगे बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखेगा स्कोप ऑफ डिसिप्लिन, यानी स्कोप कहाँ कहाँ है डिसिप्लिन का। पहला है स्कोप आपके स्क्रीन पे कि एकेडमिक फील्ड में इसका स्कोप है। कैसे है एकेडमिक फील्ड में, इस बात को देख लेते हैं कि डिसिप्लिन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एकेडमिक फील्ड सच एज साइकोलॉजी as a discipline with the border field of social science। सोशल साइंस का क्या है, बॉर्डर है, क्या है, साइकोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट, साइकोलॉजी। यहाँ पर देखें तो साइकोलॉजी एक प्रकार का डिसिप्लिन है, इस बात को आप ध्यान देंगे। यहाँ पर शैक्षणिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र में क्या होता है कि अनुशासन शैक्षणिक क्षेत्रों के निर्माण खंड है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान के व्यापक क्षेत्र के भीतर एक अनुशासन के रूप में मनोविज्ञान के रूप में मनोविज्ञान जो कि निकल के आता है। दूसरा नंबर पॉइंट आपके स्क्रीन पे प्रोफेशनल एप्लीकेशन। प्रोफेशनल एप्लीकेशन कहते हैं कि डिसिप्लिन ऑफ्टेन हैव डायरेक्ट एप्लीकेशंस इन द प्रोफेशंस। फॉर एग्जांपल मेडिसिन इन अ डिसिप्लिन विथ एप्लीकेशंस इन द हेल्थ केयर प्रोफेशन में जब हम बात कर रहे होते हैं हेल्थ केयर की, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेडिसिन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता हो जाती है, यानी स्कोप हो जाता है वहां पर क्या, तो डिसिप्लिन का। मेडिसिन एक प्रकार का डिसिप्लिन है। यहाँ पर देखेंगे व्यावसायिक अनुप्रयोग के रूप में, यानी प्रोफेशनल अनुप्रयोग के रूप में देखें तो अनुशासनों का अक्सर व्यवसायों के सीधा अनुप्रयोग होता है। उदाहरण के जब चिकित्सा स्वास्थ्य की देखभाल पेशे में आता है, जो अनुप्रयोग के साथ अनुशासन एक अनुशासन है। यहाँ पर तीसरा नंबर पॉइंट निकल के आता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं कि इन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मल्टीपल डिसिप्लिन में कोलैबोरेट टू प्रोवाइड द होलिस्टिक सॉल्यूशन। मतलब होलिस्टिक मतलब संपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकालने के में हमें किस चीज की जरूरत होती है, तो डिसिप्लिन की जरूरत होती है। यहाँ पर विषयक दृष्टिकोण के बारे में कहा जाता है कि विषय जटिल समस्या समाधान में समग्र समाधान यानी संपूर्ण रूप से समाधान होलिस्टिक सॉल्विंग होलिस्टिक सॉल्यूशन समाधान प्रदान करने के लिए कई विषय का सहयोग कर सकते हैं, जो कि एक क्या निकल के आता है, डिसिप्लिन के रूप में निकल के आता है। नेक्स्ट जो देखेंगे आपके स्क्रीन पे कंक्लूजन के रूप में निकल के आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष होगा। कहता है कि इन समरी में हम देखें तो इन समरी में कहता है कि सब्जेक्ट रिप्रेजेंट द बॉर्डर, सब्जेक्ट रिप्रेजेंट board area of knowledge while discipline are specialized field within those subject। जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उस सब्जेक्ट के साथ स्पेशलाइज फील्ड जनरेट करना, स्पेशलाइज नॉलेज जनरेट करना, स्पेशलाइज ज्ञान को जनरेट करना, ये बात निकल के आता है इसके कंक्लूजन से। और कहता है कि सब्जेक्ट आर डाइवर्स, सब्जेक्ट क्या है, तो डाइवर्स है और इंटरकनेक्टेड है विथ सर्विंग एजुकेशनल एंड ऑर्गेनाइजल पर्पस, और where discipline are characterized by deep, razor and distinct methodologies. Both subject and discipline play cultural role of education, research and the advancement of the knowledge। जब हम बात करते हैं संक्षेप में तो निकल के आता है विषय ज्ञान के व्यापक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि अनुशासन उन विषयों के भीतर विशेष क्षेत्र है जो कि विषय विविधता
विषय विविध परस्पर जुड़े हुए हैं, लेकिन जो है कि शैक्षिक और संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जबकि विषयों की विशेषज्ञता, गहराई और कठोरता और विशिष्ट पद्धतियां हैं, जबकि विषय और अनुशासन दोनों ही शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बात को दर्शाना, इस बात को लिखना अपने आंसर में एक काबिल तारीफ हो जाएगा और एक दमदार आंसर बनाएगा। जब आप किसी भी क्वेश्चन को लिखें तो निश्चित ही रूप से आप कंक्लूजन लिखें ही लिखें। बस इस वीडियो में मैं आपको बता रहा था अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें आपको विषय के और अनुसंधान के स्कोप सबके बारे में बताया। जो आपने देखा, लास्ट तक देखा, वीडियो अच्छा लगा निश्चित रूप से लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।